वैभव जी, बिल्कुल दी जा सकती है और दी भी जा रही है। बल्कि 2021 में चीन ने ईरान को $400 बिलियन की मदद का ऐलान किया, और वो आसा हर साल कुछ पैसे ईरान को दे रहा है। और देखिए, अब जिस तरह से ईरान इस युद्ध में पूर्ण रूप से विजय होकर निकला है, हालांकि उसकी आर्थिक हालत खस्ती हो गई है, लेकिन अ, ईरान के ऊपर किसी अमरीकी झुकाव वाला आदमी राष्ट्रपति नहीं बना है। तेहरान पे अमरीकी झंडा नहीं लहरा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के नियंत्रण में है। पूरा परमाणु हथियार का कार्यक्रम ईरान के नियंत्रण में है। तो एक ईरान की नुकसान हुआ है। जब हमें सैनिक पढ़ाई सिखाई जाती है, उसमें हमें एक शब्द बताया जाता है, पायरेक विक्ट्री। पायरेक विक्ट्री का मतलब होता है किसी पक्ष की आर्थिक तबाही हो ज्यादा, लेकिन जीत उसकी हुई है। तो ईरान की इस वक्त पायरेक विक्ट्री हुई है। और अब जिस तरह से ईरान इस युद्ध में विजेता होके निकला है, अब एक नया एक्सिस बनेगा जो कि नॉन मिलिट्री होगा, लेकिन वो एक मिलिट्री एक्सिस से भी कम नहीं होगा। वो होगा RIC, रशिया, ईरान, चाइना। देखिए, जिस तरह से रशिया और चाइना ने इस पूरे युद्ध में ईरान का समर्थन किया, कूटनीतिक तौर पे तक किया। हर दिन इस युद्ध के 2-3 बड़े ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज या रशिया से या चाइना से तेहरान उतर रहे थे। उसके अंदर क्या सामग्री थी कभी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन डेफिनेटली वो युद्ध की सामग्री हुई होगी। जब वो युद्ध के दौरान ये 2-3 बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आ रहे थे मॉस्को से या बीजिंग से। सो डेफिनेटली ईरान ने को पूरे समर्थन दिया है, रूस और चीन ने। और युद्ध के दौरान ये जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कराची, उन्होंने साफ किया कि हाँ, हमें रूस और चीन से सैनिक मदद मिल रही है। उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया क्या मिल रही, लेकिन उन्होंने कहा ये इनकी ट्वीट है। दूसरी चीज वैभव जी, पूरे युद्ध के दौरान चीन ने ईरान को पूरी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन के जरिए ISR की मदद दी, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस। बल्कि चीन ने तो पूरे टारगेट मैप करके ईरान को दिए कि इसराइल में कहां कहां पे तुमने मिसाइलें दागनी है। तो जहां तक ईरान की बात है, ईरान को रूस और चीन का पूरा समर्थन युद्ध में भी था। युद्ध के बाद तो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह ईरान दो बड़ी सैनिक शक्तियों के सामने अटूट तरीके से खड़ा रहा है, ये चीन और रूस के लिए बड़े उल्लास की बात है कि अमेरिका को किसने चुनौती दी है। तो जैसे मैंने पहले कहा, एक जो नया इनफॉर्मल एक्सेस अब बनेगा, वो होगा RIC, रशिया, ईरान, चाइना। बिल्कुल, तेजाब साहब के पास चलते हैं। तेजाब साहब, सोडी सर ने कहा कि ईरान इस युद्ध में पूर्ण रूप से विजेता बनकर निकला है। आपके हिसाब से किसी युद्ध में हार जीत का फैसला हमें किन बिंदुओं के आधार पर करना चाहिए? जैसे मौतों की संख्या देखें तो ईरान में ज्यादा मौतें हुई हैं, ईरान में ज्यादा विध्वंस हुआ है। लेकिन हम मकसद को देखें तो जिस मकसद के साथ जंग में कूदा था अमेरिका, वो मकसद भी पूरा नहीं हो पाया है। तो आपके हिसाब से जो लगभग 40 दिनों वाली जंग चली थी, उस जंग का निर्णय किसके पक्ष में गया है? देखिए वैभव साहब, लड़ाई में कोई नहीं जीतता, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ईरान हो, भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई जीतता नहीं है। और उसमें अलग अलग कहानियां भी गढ़ी जाती है, जो लंबे समय तक लोग एक दूसरे देशों में लोग सुनाते भी हैं आपस में। अगर ये कहें कि 2000 लोगों को मरवा के, और स्कूल की बच्चियों के, वो हमें पता ही है कि वो खून से सने हुए वो लेके आए थे, सबको दिखा रहे थे, वो हैं, या उसके बाद में जो तमाम चीजें हैं, वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भयानक तरीके से ईरान का बर्बाद किया गया है, आपको ये भी पता है ना। तो ये तमाम चीजें, अगर आपको लगता है कि इसके बाद अगर ईरान जीत गया है, तो मुझे तो नहीं लगता है। और कहें कि अमेरिका जीत गया है, तो अपने पूरे जो वेस्ट एशिया के सारे सैनिक अड्डे थे उनको बर्बाद करवा दिया, है ना। उनमें वहाँ वो पूरे लोग इधर से उधर, जो अमेरिकन थे वो परेशान थे, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। उसके अलावा होम स्टेट बंद करवा के बैठे हुए हैं अभी वो लोग, है ना। और अब कह रहे हैं कि नाकाबंदी वो करेंगे, ये है। अच्छा खासा अच्छा खासा इन्होंने पैसा बर्बाद कर दिया इस पूरी लड़ाई में, मतलब ठीक ठाक। और उसके बाद में मिड टर्म इलेक्शन भी हार रहे हैं ये जो रिपब्लिकन है। ऐसी जीत केवल अमेरिका को ही अच्छी लग सकती है, और उसकी शुभकामनाएं देता हूं अगर उनको लगता है कि ये जीत है। तो लड़ाई में कोई नहीं जीतता है। इसमें जो जीता है, जो लोग, वो लोग हैं जिन्होंने युद्ध से पैसे कमाए हैं। क्योंकि ऐसे में जो हथियार बनाने उनके तो बिके हैं ना। जितना मैं अक्सर कहता हूँ कि जितना एक मिसाइल की कीमत होती है, उतने में जो एक ठीक ठाक मेडिकल कॉलेज बन जाता है। मतलब अगर हम उसकी कैपेसिटी मान लो 300 से 400 बेड की रखें, तो उसमें अच्छा खासा बच्चों को भी एजुकेशन दे सकते हैं, और वो तमाम चीजें वो कर सकते हैं। तो ऐसे में बताइए कि अगर वो पूरा ही, अगर इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए गए होते हैं,
तो पर होगा नहीं ऐसा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि जो ताकतवर लोग हैं, जिनका पूरा व्यापार टिका हुआ है, वो होने नहीं देंगे। लड़ाई में कोई नहीं जीतता वैभव साहब, सारे के सारे लोग हारते हैं और आम जनता हारती है, खासकर वैभव साहब। परमाणु हथियार को लेकर ईरान का क्या रुख होने वाला है? इस सवाल का जवाब मैं देवनाथ सिसोड़ी सर से पहले ले चुका हूं। आपका क्या मानना है? क्या वो अभी भी जिद पर अड़ा रहेगा, बनाकर रहेगा? जिद है ही नहीं वैभव साहब, बिल्कुल ईरान कोई जिद नहीं कर रहा है। उसकी अस्तित्व की लड़ाई है। अगर मान लो सामने व्यक्ति कोई तलवार लेके खड़ा है और आप उसके बदले में आप अपने हाथ में चाकू भी नहीं रखते हैं, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। और परमाणु बम बन भी जाएगा तो उसे दागने के लिए कैपेसिटी कहाँ से आएगी? अभी उसके पास, ईरान के पास ऐसी कौन सी मिसाइल है जो परमाणु वॉरहेड को लेकर वहां पे अमेरिका में पूरा वो कर लेगी? तो बहुत दूर की बात है, दूर की कौड़ी है। पर फिर भी अगर वो बनाए, वो बनाएगा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। अगर परमाणु बम नहीं होता तो वो और भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। अमेरिका, जिसके हाथ में ताकत नहीं है, उसको आज तक किसने बख्शा है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? यूक्रेन का उदाहरण हम देख रहे हैं, तमाम बहुत सारे उदाहरण हैं। भारत ने जब अपनी सेनाओं को मजबूत नहीं किया था और जब चीन के लोग यहाँ देख के चले गए थे, उनको पूरा यकीन हो गया था, कौन करता है कि वहाँ के जो जो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस से जुड़े हुए लीडर्स को हमारे यहाँ की सारी सामरिक गुप्त रहस्य बता रहे थे? भारत ही कर सकता है। उसका खामियाजा हमें 62 में देखने को मिला और उसके बाद में हमने उससे सबक सीखा। 65 में हम तैयार थे। तो तमाम चीजें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी कमजोर आदमी को बख्शा गया है, चाहे वो मध्यकाल हो या अभी आज का समय हो। जितने भी छोटे राजा हुआ करते थे, वो बड़े राजाओं के हाथों ग्रस लिए जाते थे, और अभी भी यही हाल है वैभव साहब। बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, कुछ ही देर के बाद वाशिंगटन डीसी में एक वार्ता होने वाली लेबनान और इजराइल के बीच में। दोनों देशों के राजदूत इसमें शामिल होंगे और अमेरिका के विदेश मंत्री भी हिस्सा लेंगे। और बताया जा रहा है कि इसमें हो सकता है सीज फायर की बात हो जाए और लेबनान में जो कुछ कर रहा है इजराइल वो रोक दे। आपके हिसाब से अभी उसका कितना काम अधूरा बचा हुआ है? इजराइल का कितना मिशन अभी बाकी है, इसीलिए वो अभी युद्ध विराम नहीं चाह रहा था? वैभव जी, हिजबुल्ला जमीन पर आज भी मजबूत है। देखिए, हिजबुल्ला 40 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। 1985 से लगातार अपने को मजबूत करता रहा है। हिजबुल्ला की रॉकेट मिसाइल्स जो हैं 20,000 से 40,000 तक है। हिजबुल्ला का एक्टिव कैडर 30,000 से ज्यादा है। तो हिजबुल्ला को जमीनी तौर पर खत्म नहीं कर सकते, आसमान से बमबारी करके तो खत्म नहीं कर सकते। इजराइल ने अपनी जमीनी फौजों को इसलिए लॉन्च किया था, लेकिन वो लिटानी रिवर तक जाकर रुक गए हैं। तो हिजबुल्ला को कोई फर्क नहीं पड़ा है। हिजबुल्ला आज भी पूरी तरह से इंटैक्ट है। ये अलग बात है कि विजुअल्स जब आते हैं तो हम देखते हैं कि बेरूत तक सैकड़ों बिल्डिंगों को तबाह कर दिया गया है, हजारों लोग मारे गए हैं। लेकिन जब हजारों लोग मारे जाते हैं तो इसमें से हिजबुल्ला के कितने हैं? शायद कुछ दर्जन। तो हिजबुल्ला आज भी मजबूत है। देखिए, मैं फौज में था तो फौजी एंगल से बात करूंगा। किसी भी फौज के लिए, चाहे वो एयरफोर्स हो या आर्मी हो, गुरिल्ला संगठन को एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। हमारी आर्मी ने भी गुरिल्लास के साथ युद्ध किया है। श्रीलंका का ऑप-1 बहुत ही कटु सत्य था। सीआरपीएफ और बीएसएफ लगातार नक्सल से लड़ रही है। उनको देखिए, ये सब जो गुरिल्ला संगठन होते हैं, मैं शब्द आतंकवादी का नहीं यूज करूंगा, ये शब्द फौज में इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए, जो फाइटर्स हैं या गुरिल्ला फाइटर्स हैं, ये हमेशा वहां जमीन से जुड़े होते हैं, समाज से उनका ताना बाना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पलटन है और वहां पर ये लोग सुबह पीटी करते हैं, शाम, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब वहीं से आते हैं। एक गुरिल्ला फाइटर कौन है? फलाने फलाने घर से उसका बेटा है। दूसरा गुरिल्ला फाइटर कौन है? मैं हमास की बात कर रहा हूँ। फलाने फलाने घर में वो उस लड़की का भाई है। तो आप, ये सोशल फिनोमिना है, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो एकदम अलग से सब्जेक्ट है। अब बेरूत की बात हो रही है। देखिए, लेबनान की सरकार जो है बहुत ही दयनीय हालत में है। लेबनान की, बेरूत की जो आर्मी है वो बहुत ही रैग टैग आर्मी है, कमजोर आर्मी है। उनके पास कोई हैवी इक्विपमेंट नहीं है। मोरल बहुत लो है।
उनको शायद पिछले 40 साल में कम से कम 3 बार लेबनान की सरकार ने बेरूत से ऑर्डर दिया कि जाके हिजबुल्लाह पर काबू करो, लेकिन हर बार हिजबुल्लाह ने लेबनान की आर्मी को हराया। तो अभी जो बातचीत हो रही है, ये सब देखिए, सब जगह बातचीत ऐसे हो रही है कि जैसे इजराइल और लेबनान के बीच में बात हो रही है तो सीज फायर, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर बातचीत लेबनान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बिठा के सिर्फ इतना कहा जाएगा कि अमेरिका और इजराइल से फौजी सहायता लो, अमेरिका और इजराइल से हथियार लो, बेरूत और लेबनान अपनी आर्मी को मजबूत करें, और मजबूत करने के बाद अमेरिकन और इजरायली हथियार की मदद से हिजबुल्लाह को काबू में करें, हराएं। ये है इस बातचीत का मकसद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.